हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि अपनी एक प्रश्न बैंक आधारित सीरीज चल रही है। आज हम उसका 12वां अध्याय औपनिवेशिक शहर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले अध्यायों में बच्चों के बराबर कमेंट आ रहे हैं कि सर अन्य विषय के बनाइए, सर 4 नंबर के आप नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप ध्यान रखें, पहले 2 नंबर के और 1 नंबर वाले हल करा रहे हैं, 3 नंबर वाले हल करा रहे हैं। 4 नंबर पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनके लिए और अन्य सब्जेक्टों को इसके बाद आने वाले हैं। चलिए सीधे पुन चलते हैं आज अध्याय 12 की ओर। आप अपना कॉपी पेन लेके और बराबर आप इसका नोट करते जाएं, है ना। आज फिर से 2 नंबर के और 4 नंबर के अपन चर्चा करेंगे, बहुत सॉरी 1 नंबर की चर्चा करेंगे। 4 नंबर के लिए बाद में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। ये देखो, आज अध्याय 12 में जो बच्चों आज जो पढ़ेंगे आप, उसमें कुल 10 नंबर के आपके से पूछे जाएंगे और इस 10 नंबर में से एक एक नंबर के 4 अंक के आएंगे और एक प्रश्न अति लघु उत्तरी में 2 अंक से आएगा, एक दीर्घ उत्तरी में 4 से आएगा। इस तरह से इस अध्याय का ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है। और प्यारे बच्चों, हम इसके बाद इसके 2 नंबर के हल करेंगे, पहले 1 नंबर के करते हैं। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कब बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया? तो ये शिमला बनाया गया था। सबसे पहले हिल स्टेशन ब्रिटिश काल में शिमला बना और शिमला को अंग्रेजों की दूसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। गवर्नर जनरल इसको दूसरी राजधानी के रूप में उपभोग भी करते थे। शाहजहानाबाद कहाँ है? शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। जो पुरानी दिल्ली है उसको शाहजहानाबाद कहते हैं और इस विषय पर इस पर अलग से क्वेश्चन है, तो उस पर बच्चों अभी अपन चर्चा कर लेंगे। 1857 के विद्रोह के पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो गंगाधर नेहरू थे। ये जवाहरलाल नेहरू के दादाजी थे, ये दिल्ली के कोतवाल रहे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री थे। चूंकि यहाँ यात्री तो बच्चों दिए नहीं गए, यहाँ पर तो देश का ही नाम दिया गया है, तो ये पुर्तगाली थे। अगर यात्री आपसे पूछा जाता तो 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगीज भारत में पहली बार आया था। तो ये आप लिख लें। इसके बाद कभी कभी बच्चों क्रम भी पूछ लेते हैं कि कौन सी यूरोपीय देश भारत में किस क्रम में आए, पहले कौन आए, है ना। तो इसमें पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, यही क्रम बना हुआ है जो भारत में आए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? अगर घोषणा कब हुई बच्चों, तो अगर यहाँ घोषणा लिखा जाता भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, चूंकि यहाँ स्थानांतरित है तो कृपया करके आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यदि घोषणा शब्द आता है यहाँ की जगह, क्या था बच्चों? घोषणा कब हुई? तो घोषणा जो हुई थी ना, वो तो हुई थी 1911 में, लेकिन चूंकि वो कह रहा है स्थानांतरित कब हुई, तो एक परिणति 1912 में हुई, तो इसमें ये 12 में यहां पर आएगा। अमर कथा नामक सांस्कृतिक लेखिका, अमर कथा नामक जो सांस्कृतिक लेखिका है वो विनोदिनी दासी, विनोदिनी दासी। अब यहां वैसे बच्चे बताएं, आपके वहां जो सीरीज में इसका तो आंसर 11 ही दिया गया है, लेकिन चूंकि स्थानांतरित मैं जो कह रहा हूं स्थानांतरित, तो लेकिन 12 में हुई। आप इसको भले 11 भी लगा सकते हैं, मैं इसके लिए आपसे मना नहीं कर रहा हूं। औपनिवेशिक भारत की राजधानी, वाणिज्य राजधानी, तो मुंबई। और मुंबई आज भी बच्चों भारत की व्यवसायिक राजधानी, आज भी भारत की आर्थिक राजधानी, आज भी बच्चों क्या है? मुंबई ही है आज भी। इसके अलावा नवगाथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो नवगाथिक शैली का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो है भारत में विक्टोरिया टर्मिनस। क्या लिखेंगे इसको? विक्टोरिया टर्मिनस आप लिख लेना, इसमें विक्टोरिया टर्मिनस, है ना, विक्टोरिया टर्मिनस आ जाएगा। ये तीसरे का
ठीक। चौथे में प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। तीसरा ये सॉरी 10वीं जनगणना प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो प्रणाली 1800 इसमें 81 कह रहे हैं आपकी में, लेकिन ये भी क्वेश्चन बच्चों में सहमत नहीं हूं इससे आंसर में, क्योंकि भारत में जो जनगणना पहले सबसे प्रारंभ हुई वो सबसे पहले प्रारंभ 1871 में हुई थी। वो जनगणना प्रारंभ कब हुई? देखो वो प्रणाली प्रारंभ तो यहां वैसे आपका वो कह रही है 1881, लेकिन इसका आंसर 1871 होना चाहिए, क्योंकि 1871 से भारत में पहली जनगणना हुई। लेकिन अगर प्रश्न ये होता वास्तविक जनगणना कब हुई, तो वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी, लेकिन चूंकि अब वो आपकी सीरीज पे 1881 आंसर दे रही है तो इसलिए मैं 1881 लिख दे रहा हूं, लेकिन वास्तविक इसका आंसर वैसे 1871 है। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी ये मालूम हो जाएगा। इसमें नवगाथिक शैली का उदाहरण विक्टोरिया हमने बताई दिया आपको, टर्मिनस है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन कहां है? विक्टोरिया टर्मिनल। यहां टर्मिनस की जगह यहां क्या हो जाएगा? टर्मिनल है। और शहर को सरताज घोषित किया गया बंबई शहर को। अभी इस पे भी प्रश्न है तो इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। शहर को सरताज घोषित किया गया। अब है क्या बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आपको कि ये बड़ा इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों से बिल्कुल मैं सहमत आंसर में नहीं आ रहा हूं, इसलिए मैं चूंकि मेरी एक मर्यादा है, मैं ज्यादा उसमें आपके साथ जा नहीं सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने बताए वो इसमें थोड़े से मुझे कंफ्यूज करने वाले लगे। इसमें चाल में क्या आएगा? तो चाल में आ जाएगा इसमें नंबर 1, मुंबई में बहुमंजिला इमारतें, ये इसका एक आंसर है। कांचीपुरम मदुरई, इसमें आ जाएगा ये 2, क्या आ जाएगा है ना, ये 2 आ जाएगा आपका मंदिरों का केंद्र। तीसरा राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स जो बिल्डिंग है वो राइटर्स बिल्डिंग है आपकी ये तीसरा यही है इसका ही, वेलेजनी द्वारा कलकत्ता में बनाया गया महल। मद्रासपट्टम, मद्रासपट्टम क्या है? चेन्नापट्टी बस्ती, ये 4 नंबर आ जाएगा। गवर्नमेंट हाउस क्या है? ब्रिटिश नौकरशाही का प्रतीक था गवर्नमेंट हाउस। और छठवां बंगलो, बंगाल से शब्द निकला है, ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से दिया गया, तो आप इसको पढ़ के इसको हल कर सकते हैं। अब सत्य में उत्तर देना है। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, ये असत्य है, क्योंकि ये आए थे भारत में 1911 में, तो ये यहां सत्य हो जाएगा बच्चों। शिल्पकार गरीब वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, ये भी बच्चों गलत है। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र थे, सत्य। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी, सत्य। भारत में रेलवे का आरंभ 1853 में हुआ, बिल्कुल सत्य है। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कहां से कहां चली, तो मुंबई और ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चली गई। अब मैं आपसे प्रश्न यहां छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था जिस समय भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में हुआ, यह भी सत्य बच्चों। और 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर बनकर आया, ये भी सत्य है। तो आपको ये इस प्रकार से शुरुआत के 2 क्वेश्चन क्या हो गए? असत्य हो गए, बाकी सभी सत्य हैं। द मारवाल पैलेस कहां स्थित है? कलकत्ता, कलकत्ता। आजकल क्या हो जाएगा? कोलकाता। भारत में पुर्तगाली प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्मीडा, ठीक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव। गोरखा युद्ध कब हुआ? गोरखा युद्ध हुआ 1815 और 16 में। और अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहां बनवाया? मद्रास, जिसको आजकल आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपके 1 नंबर के सारे हल हो गए। अब हम 2 नंबर के जो महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं
उनको हल करवा रहे हैं, और जो अधिक महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से शुरुआत हो रहा है। इंडो सार्वसैनिक स्थापत्य शैली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में अलग अलग जो शासन काल उनके अपने एक अलग आर्ट, स्थापत्य कला, वास्तुकला रही बच्चों। प्राचीन काल की भारत में आपको पता है नागर शैली है ना, वेसर शैली और द्राविड़ शैली, ये 3 प्रकार की स्थापत्य कला। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली, और कर्नाटक के आसपास वो वेसर शैली। मुगल काल में भी जो इंडो इस्लामिक मुगल शैली कही गई। अंग्रेजों में आए तो अंग्रेजों के समय में इसको सैसैनिक, या जो अभी गौथिक बात कर रही थी, गौथिक कला है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो ऊपर जो मेहराब चले जाते हैं बच्चों, वो पतले होते चले जाते हैं। अगर आप देखते होंगे विदेशों में, फिल्मों में कभी देखते हैं, या भारत में बहुत सी इमारतें हैं, जैसे मुंबई का रेलवे स्टेशन है, वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वो इसका ही बहुत बड़ा उदाहरण है प्यारे बच्चों। भारत में इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला की शुरुआत वस्तुतः अंग्रेजी वास्तुकारों द्वारा 19वीं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बच्चे कहते समझ में नहीं आता, 19वीं सदी में की गई थी। यह शैली मुख्यतः हिंदू मुगल भारतीय वास्तुकला से प्रेरित थी। प्रेरणा स्रोत तो ये थे, लेकिन इसकी डिजाइन थोड़ी सी बच्चों अलग कर दी गई थी, जिसमें विक्टोरिया ब्रिटेन के गॉथिक कला और नियो क्लासिक का मिश्रण है। इसकी विशेषताएं बहुत सिंपल है बच्चों। इस शैली से बनी इमारतों की संरचना बहुत बड़ी है, पहली विशेषता। दूसरी, इंडो सार्वसैनिक शैली में मेहराबें नुकीली होती थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा, पहली बार इस शैली में मकान के निर्माण में स्टील, लोहा और कंक्रीट गारी का इस्तेमाल शुरू हुआ। यह दूसरा प्रश्न हो गया। गरीब मजदूरों के लिए शहरी जीवन एक संघर्ष था। क्यों? गरीब मजदूरों के लिए शहरी जीवन एक संघर्ष था क्योंकि उनकी शहरों में नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, वहां रहने का खर्चा उठाना मुश्किल था क्योंकि वो रह नहीं पा रहे थे वहां पर। ठीक है ना बच्चों। अब कलकत्ता, मुंबई मूलतः कैसे शहर थे और कैसे ये महत्वपूर्ण बन गए, ये भी बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ये पहले ये गांव अंग्रेजों के समय में ये गांव थे। इन गांव को उन्होंने समुद्र किनारे डेवलप किया, उसमें उन्होंने रहना शुरू किया। तो मूलतः तो जो समुद्री क्षेत्र थे, ये यहाँ तक मत्स्य का पालन होता था, वहां खेती तो ज्यादा होती नहीं थी, और वहां बुनाई के केंद्र थे, जिससे कि व्यापारिक विदेशी कंपनियां या यूरोप के लिए, अन्य महाद्वीप के लिए उनकी बनाई हुई चीजें बेची जाती थी। तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी ने इन तीनों शहरों में अपने व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यस्थल स्थापित किए। ये 2 नंबर के लिए बहुत पर्याप्त है, इतने शब्दों में आप लिख देंगे बच्चों, काम चल जाएगा। दिल्ली में नगरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट में से ये बच्चों। अब ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न इतने कम शब्दों में पॉसिबल है नहीं। दिल्ली का अपना एक इतिहास रहा है, प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली कई राजाओं के शासनकाल में बढ़ी। अगर हम दिल्ली की प्राचीनता देखेंगे बच्चों, तो महाभारत काल से हमें दिल्ली की प्राचीनता देखने को मिलती है। आपको पता ही होगा, दिल्ली में जब हस्तिनापुर शासन का विभाजन किया गया था, तो पांडवों को खांडप्रस्थ नाम का जो प्रदेश दिया गया था, वही दिल्ली है, जिसे आजकल इंद्रप्रस्थ के नाम से बाद में जाना गया। और अनंगपाल तोमर के समय में इस दिल्ली ने एक बार फिर से अपने वैभव को प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तानों का भी शासन का केंद्र दिल्ली रहा, राजधानी दिल्ली रही। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए राजधानी दिल्ली चली गई। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक शहर बसा के पुनः दिल्ली को गौरव प्रदान किया। अंग्रेजों के काल में 1911 से पहले, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कलकत्ता राजधानी थी। 1911 के बाद दिल्ली का आज भी हम देखते हैं वही गौरव प्राप्त है। तो पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद, नई दिल्ली जो अंग्रेजों ने बसाई, उसमें सचिवालय है, राष्ट्रपति निवास है, प्रधानमंत्री निवास है, संसद है, ये सारा बच्चों नई दिल्ली के अंदर आता है। लाल किला से संबंधित सारी जो इमारतें हैं वो पुरानी दिल्ली के अंतर्गत आती हैं। आप थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके प्रारंभिक चिन्ह महाभारत काल से मिलते हैं। यह शहर कई बार बसाया गया, कई बार उजड़ा भी। इस शहर का नाम अनंगपाल तोमर से भी जुड़ा है, जिन्होंने इसे भव्यता एवं राजनीतिक महत्व दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अब ये याद रखना है आपको, दिल्ली को किसने बसाया प्रश्न आता है तो अनंगपाल तोमर के द्वारा इसको पुनः बसाया गया। प्राचीनता की बात मैंने आपको बता दिया, महाभारत में खांडव प्रदेश को ही इंद्रप्रस्थ के नाम से बाद में जाना गया। सल्तनत में भी दिल्ली भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा। मुगल काल में बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद में
जो लिखा ना, शाहजहानाबाद में कई इमारतों को बनाया। अंग्रेजों 1911 में दिल्ली को भारत का ब्रिटिश राजधानी के रूप में चुना, जिसे आज नई दिल्ली के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय निवेशों की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में यूरोपीय जो कंपनियां आई थी बच्चों, वो आप बहुत अच्छे से समझ लें कि भारत में यूरोपीय कंपनियां प्रारंभ में भारत में राज करने के लिए नहीं आई थी। यूरोप की ऐसी उथल पुथल ने, वहां के कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति ने माल को बेचने के लिए, नए बाजार खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया। एशिया से यूरोप का स्थल मार्ग को काट दिया गया ये तुर्कों द्वारा। नए समुद्र मार्ग खोजे गए, भारत खोजा, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आई, उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यहाँ के राजाओं को अपनी ओर मिलाया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति कमजोर है, यहाँ कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है, तो धीरे धीरे इन्होंने उन राजाओं पर नियंत्रण करा और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो इस देश के शासक वर्ग के रूप में उभर कर आ गए। यूरोप में औद्योगिक क्रांति भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद का आरंभ किया। भारत में पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, ये बच्चों लिख लेना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम भी है। प्रश्न पूछा जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया 1498 में, फिर डच आए 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कि व्यापारिक कंपनियां आई। उपनिवेशों की स्थापना के मुख्य कारण कच्चे माल की प्राप्ति, भारत से वो कच्चा माल प्राप्त करने की लालसा रखते थे और यहां से निर्मित माल को फिर भारत में ही खपाते थे, और समृद्धि की लालसा। और इन सबसे भी ज्यादा क्या है, गरम मसाले प्राप्त रखने के लिए भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, औपनिवेश से शहरों का रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? बच्चे वेरी इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाने का कारण क्या था? बहुत सिंपल है, शहरों में व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रगति, सफाई, सड़क व सड़क परिवहन और प्रशासनिक कार्यकलापों की आवश्यकताओं को जानने समझने में सहायता मिलती थी, इसलिए वो औपनिवेशिक काल में शहरों का रिकॉर्ड रखते थे। बच्चों, नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो क्या क्या हो गया? नंबर 1, पुराने शहरों में विद्यमान सामंजस्य एवं जान पहचान का नए शहरों में अभाव हो गया। पुराने में तो हमको सब जानते हैं, नई जगह जाते तो हमारा पहचान के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, नई रूपरेखा बनाना पड़ती है। इसी प्रकार शहरों में नवीन सामाजिक समूह विकसित हो जाने के कारण पुरानी पहचान अपना महत्व खोने लगी। नए नए व्यवसायों को विकसित होने के कारण शहरों में क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि की मांग में निरंतर वृद्धि होने लगी। नवीन शहरों के विकास ने महिलाओं के सामाजिक जीवन में अनेक रूपों में को प्रभावित किया और सकारात्मक रूप से बच्चों ज्यादा प्रभावित किया। उनको अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे और वे समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने लगी और वो यूं कहें हम तो आत्मनिर्भर होने लगी। उनको सकारात्मक रूप से बड़ी मान्यता मिली। बच्चों, अगला है बच्चों, गारेर मठ क्या है? तो कलकत्ता में जो नवनिर्मित फोर्ट विलियम था उसके आसपास एक बच्चों लंबी चौड़ी जगह को, प्लेन को खुला छोड़ दिया गया। उस खुली जगह को ही वहां के स्थानीय लोग क्या कहने लगे? गारेर कहने लगे। अब इसका महत्व क्या है बच्चे? इसका महत्व यह था कि खुले मैदान में शत्रु सेना किले की ओर बढ़े तो बिना किसी बाधा के गोलीबारी कर सके, और यह नगर नियोजन की दृष्टि से भी उल्लेखनीय था और देखने में भी बिल्डिंग बहुत ही शाही और बहुत ही अच्छी लगती थी। इसका महत्व था। कलकत्ता की लॉटरी कमेटी क्या थी? लॉर्ड वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा। अब क्या मतलब इसका? लॉटरी कमेटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। लॉटरी बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उससे ये रखरखाव करते थे नगर की, इसलिए उसको लॉटरी कमेटी बच्चों कहा गया। अब मुंबई भारत का सरताज शहर कैसे बना? ये बहुत सरल है, इसको आप लिखेंगे कि मुंबई भारत का व्यापारिक केंद्र था। यहाँ विश्व के सारे यूरोपीय देशों से यहाँ बंदरगाह के माध्यम से व्यापार किया जाता था। बैंकिंग का काम भी यहाँ पर हुआ। सूती वस्त्र का भी केंद्र भारत बना, वो मुंबई बना। इसलिए मुंबई व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भारत का प्रमुख शहर होने के कारण सरताज शहर के रूप में उभरा। बच्चों, ठीक है ना बच्चों? अगला है, ये 4 नंबर का लाया हूं, वैसे तो खत्म हो चुका है।
ये 4 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे ही। बहुत सरल प्रश्न है कि ब्लैक और व्हाइट और ब्लैक टाउन, तो ये दोनों रिहायशी इलाके थे। जहां गोरे लोग रहते थे उसे व्हाइट टाउन कहते थे, जहां भारतीय लोग काले लोग रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहते थे। ये दो बस्तियां थीं, ये दो बस्तियां नस्लीय भेदभाव का प्रतीक थीं। बच्चों, जो चार दीवारी के अंदर बाउंड्री जो बनी हुई थी, प्राचीर बनी हुई थी, उसके अंदर बड़े बड़े भवनों में इंग्लैंड के लोग रहते थे, यूरोपीय देश रहते थे, और जो बस्ती के बाहर डॉक्टर, इंजीनियर, कारीगर, शिल्पी ये लोग होते थे, वो लोग उसके शहर के, उसके चार दीवारी के बाहर रहते थे। इसी आवास सिस्टम को ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भले लिख सकते हैं। नया वीडियो आपके साथ अगली इकाई को लेकर मैं शीघ्र आऊंगा। वैक्सीन लगवाइए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।